सिक्रीशन ना नर्व इम्पल्स रेगुलेट करती है, जैसे कि हार्ट बीट को इंक्रीज करना है। एड्रेनल मेडुलरी हॉर्मोन्स जब रिलीज हो रहे थे, ये लाइन आ भी गई कि सिंपैथिक नर्व कोज द एड्रेनल मेड्यूला टू सिक्रीट एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। प्लीज़ ये पॉइंट हाईलाइट करो। एक्चुअली सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होता है ना, तो अपने एड्रेनल मेड्यूला के दोनों हॉर्मोन्स, एड्रेनलाइन भी और नॉन एड्रेनलाइन भी, या फिर आप बोल सकते हो नेफ्रिन भी और एपिनेफ्रिन भी और नॉन एपिनेफ्रिन, दोनों रिलीज होते हैं। अब सिंपैथिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई आता है, एनर्जी डिमांड बढ़ती है, और उसी सिंपैथिक को रेगुलेट करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए, अगर हर वक्त हार्ट बीट बढ़ती रह जाएगी तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। उसी हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए क्या एक्टिवेट होगा? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथिक वाला एड्रेनल मेडुलरी हॉर्मोन्स को क्या कर रहा है? इंक्रीज करवा रहा है ताकि वो सिक्रीट करे। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन रिलीज हुए थे वो कंट्रोल, ये हमें याद है, हमने पॉइंट किया था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स जो होती है, ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स, यही स्पेशलाइज नर्व फाइबर्स किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं? रिलीजिंग हॉर्मोन्स को ट्रांसफर करते हैं। अगर हमें एक्शन करवाना है इंटीरियर पिट्यूटरी से, तब डायरेक्टली न्यूरॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं या हॉर्मोन्स पार्टिसिपेट करते हैं? याद करके बताओ। एडिनो हाइपोफाइसिस से। तो न्यूरॉन हॉर्मोन्स, तो वहाँ पे हॉर्मोन्स को ट्रांसफर कर रहा है, नर्व फाइबर से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो सेम लाइन अपनी ये है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप पढ़ना है। किसका रिलेशनशिप पढ़ना है? पिट्यूटरी ग्लैंड का और हाइपोथैलेमस का। ये हम पहले भी हमने देखा था कि अगर इंटीरियर पिट्यूटरी की बात हुई है, आप पूरा बोलो, एडिनो हाइपोफाइसिस की बात हुई है। एडिनो हाइपोफाइसिस के केस में क्या था? डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स आ रहे थे, लेकिन पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस को कंट्रोल करने के लिए कौन आ रहे थे? हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स आ रहे थे। तो ये पॉइंट नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कैसे न्यूरॉन्स के पूरे एक्सोन वाला पार्ट आया हुआ है, नीचे तक दिख रहा है आपको, येलो येलो कलर का। भाई जो आपको येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं ना, ये येलो कलर वाले आपको दिखाई दे रहे हैं न्यूरॉन्स, और ये वाला अपना जो पार्ट है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट है। देखो ये न्यूरॉन के एक्सोन वाला पार्ट अपने को दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हॉर्मोन्स आ रहे हैं डायरेक्ट, सीधा क्या आ रहे हैं? हॉर्मोन्स आ रहे हैं। किसमें? एंटीरियर लोब के अंदर। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हाइपोथैलेमस से किसके थ्रू कनेक्टेड होता है? इन्फंडिब्यूलम के थ्रू कनेक्ट। इन्फिम्ब्रे अलग चीज थी जो ओवा को ले रहे थे, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। इन्फिम्ब्रे ओवरी से ओवा को ले रहे थे, याद आ रहा है? फिर हमने एक बात करी थी भाई, जो इंटीरियर लोब है उसको हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर लोब को हम क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। अगर हम बात करें, इंटीरियर लोब ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट कर रहा था, ये सारे ACTH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, LH, FSH, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, सारे इंटीरियर वाला प्रोड्यूस कर रहा था, पार्स डिस्टेलिस वाला पार्ट। तो देखो इतने सारे हार्मोन रिलीज करेगा तो उसके लोब का साइज ज़्यादा तो होगा, बनता ज़्यादा होना। तो आपको नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसका साइज ज़्यादा होता है। क्यों क्वेश्चन आ सकता है? क्योंकि इन्होंने डायग्राम में हमें NCERT में बना के भी दिखा रखा है कितने गुना ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेट 3 गुना ज़्यादा होता है। अगर आप डायग्राम देखोगे तो मैं दिख भी रहा है, हाँ यार, कि इंटीरियर लोब वाला पार्ट ज़्यादा है, सही में ज़्यादा है। और ये सेम चीज़ अपने को NCERT डायग्राम में भी दिखा रखी है। तो क्वेश्चन आ जाए कि इंटीरियर पार्ट का साइज ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू पोस्टीरियर लोब। अब इंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? हार्मोन को कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस के थ्रू। वहाँ पे हमने क्या किया था? हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स नहीं आ रहे, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स आ रहे, रिलीजिंग हार्मोन। वो बोल रहे हैं हार्मोन्स रिलीज करो, हार्मोन्स रिलीज करो। तो इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कुछ सेल्स हो तो उसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर सेल्स। अब ग्लैंडुलर सेल्स वर्ड क्यों आया? जब आप एनिमल टिश्यू चैप्टर पढ़ते हो ना, तो एपिथेलियल टिश्यू में आप एक टिश्यू पढ़ते हो ग्लैंडुलर टिश्यू, फिर आप ग्लैंडुलर टिश्यू में पढ़ते हो भाई यही ग्लैंड मॉडिफाई होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड में। तो अगर मैं बात करूं, एंटीरियर पिट्यूटरी में 5 प्रकार के ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोमैटोट्रोप्स। सोमैटोट्रोप्स वाला ग्लैंडुलर सेल्स जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ग्रोथ हार्मोन। लैक्टोट्रोप्स, देखो लैक्टेशन, मिल्क प्रोडक्शन यही तो कर रहा था, तो लैक्टोट्रोप्स प्रोलैक्टिन, PRL यहाँ पे क्या है? प्रोलैक्टिन। कॉर्टिकोट्रोप्स एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंड
मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो मेलानिन की सिंथेसिस को कंट्रोल कर रहा था, और थायरोट्रोप्स जो क्या प्रोड्यूस करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है, लेकिन ये आगे जाके थायराइड के हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, उनका सिंथेसिस इनहिबिट करता है ना सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। तो अपने को ये चीज़ याद रखनी है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी अपना एंटीरियर पिट्यूटरी ही रिलीज कर रहा था। ये रिलेशनशिप वाला पार्ट हमने कर लिया। हाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी नर्वस कंट्रोल के अंडर था हाइपोथैलेमस में, मतलब हाइपोथैलेमस के न्यूरोस कंट्रोल कर रहे थे। तो यहाँ पे न्यूरोस कंट्रोल करेंगे, न्यूरॉन्स की चलेगी सारी की सारी। हमने ना ये बात करी थी, अगर ग्रोथ हार्मोन चाइल्डहुड स्टेज में जाता है और बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी, जैसे 7 फुट होगी थी उस 10 साल के बच्चे की, तो वो केस जाता है गिगांटिज्म का। किसका केस जाता है? चीज़ क्या बोल रहे थे, अगर चाइल्डहुड में ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं गिगांटिज्म। लेकिन अगर एडल्टहुड में ज़्यादा हो जाता है ना तो एक्रोमेगली होता है। एक फोटो दिखाई थी आपको, कैसे उसके हाथ पैर की, मुंह की शेप डिसफिगरमेंट हो गई थी। एक पॉइंट बताया था कि अगर एक्रोमेगली पता नहीं लगती, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि इट मे कॉज डेथ, अगर चेक ना करवाया जाए तो हो जाता है ना, डेथ भी कॉज हो सकती है इसके थ्रू। अब ये इसमें फ़ोटो भी दिखा रखी है, देखो ये आपको किस चीज़ की फ़ोटो दिखाई दे रही है? ये आंखें देख के ये मुझे पता लग रहा है भाई ये ग्रेव्स डिसीज़ है, ये एक्सोथैल्मिक गोइटर है। खाली गोइटर है तो हाइपोथायराइडिज्म है, और अगर एक्सोथैल्मिक गोइटर है तो गोइटर का मतलब थायराइड का कैंसर है। उस केस में BMR बढ़ जाता है। डिफरेंस सुनो, BMR बढ़ जाएगा किसमें? हाइपरथायराइडिज्म में। और हाइपो में BMR घट जाएगा। BMR घटेगा, बंदे में एकदम से फ्लावट आनी शुरू होगी। इसमें बंदा पतला होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। बेसल मेटा। अब एक क्वेश्चन आ जाए नीट में, क्या अगर इंटीरियर पिट्यूटरी ACTH रिलीज नहीं करता तो इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा एडर्नल कॉर्टेक्स पे? आप बोलोगे बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि एडर्नल कॉर्टेक्स के हार्मोन को कौन कंट्रोल कर रहा था? ACTH। एडर्नल कॉर्टेक्स 2 हार्मोन रिलीज कर रहा था, ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरल कोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन था, वो क्या कर रहा था? ग्लूकोकोर्टिकोइड ग्लूकोज की सिंथेसिस, और वो भी नए नए सब्सटेंस से, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब नए नए सब्सटेंस से ग्लूकोज बनाएगा तो क्या करेगा? हार्मोन का एक केस रहता है, ऑल तो ये भी अपना हाइपोथैलेमस कमांड लेके आता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करो, लेके आता है ना हाइपोथैलेमस कमांड। अगर ये हार्मोन की प्रोडक्शन सही होती है तो एग और स्पर्म हम जानते हैं दोनों की प्रोडक्शन के लिए अच्छा है। ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दोनों के ही गोनाड्स की और गैमेट्स की प्रोडक्शन के लिए अच्छा हार्मोन है। लेकिन अगर इसका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो अब तक इसका ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है कि ज़्यादा सिक्रीशन होने से कुछ ज़्यादा भयंकर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सिक्रीशन बहुत कम हो जाए तो उस केस में, फीमेल के केस में तो ओव्यूलेशन ही नहीं होगी, मेल के केस में वो स्पर्म बन ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि पहले वाली प्रोसेस में ये कंट्रोल कर रहा था। तो FSH इंपॉर्टेंट हार्मोन है, अगर कम हो गया तो दिक्कत है, ज़्यादा हो गया तो अब तक इसका कोई इफेक्ट है नहीं कि ज़्यादा होने से क्या साइड इफेक्ट आएगी। और पहले बार ज़्यादा होता भी नहीं है। क्यों? जैसे ये बढ़ता है ना फटाफट नेगेटिव फीडबैक आ जाता है कि कम कर दो इसको। पॉजिटिव नहीं आता कि इसको बढ़ाओ, पॉजिटिव आता तभी तो बढ़ते हैं ये। जैसे LH था, LH ओव्यूलेशन को ट्रिगर कर रहा था। इवन ओव्यूलेशन जब होता है ना तभी अपना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का, देखो सीधी सी बात है, ओव्यूलेशन होगा तभी कॉर्पस ल्यूटेम सेपरेट होगा, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटेम सेपरेट होगा तभी प्रोजेस्टेरोन बनेगा। तो इनडायरेक्टली LH का रोल प्ले था प्रोजेस्टेरोन में। हाँ था ना। तो अगर LH नहीं है तो हम कह सकते हैं भाई नो ओव्यूलेशन, कोई ओव्यूलेशन नहीं है। ओव्यूलेशन, पहली बात तो ओव्यूलेशन ही नहीं है तो बंदा वैसे ही पेरेंट नहीं बन सकता, स्टाइल ही हो गया इसके, ये के सीधा ही चला गया। प्रोलैक्टिन कोई हम बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन। प्लीज़ लिख लो, हाईलाइट कर लो इस पॉइंट को, पेपर में आ जाए। लैक्टोजेनिक हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? आप बोलोगे इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। लैक्टोजेनिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन एक ही बात है। मेमरी ग्लैंड से क्या कर रहा था? मिल्क प्रोडक्शन कर रहा था। देखो ये एक बहुत बढ़िया लाइन आई है और ये लाइन हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यूज़ हो रही है। ये मिल्क प्रोडक्शन तो बढ़ाता है, लेकिन अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाए ना तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब कर देता है। आपको याद है हमने ये भाई पूरा मिल्क प्रोडक्शन होगा, पूरा मिल्क प्रोडक्शन है बच्चों को ढंग से मिलेगा नहीं, क्योंकि मिल्क
मदर मिल्क, खासकर मिल्क भी नहीं, मदर मिल्क एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है IgA का, और IgA इम्पोर्टेंट सोर्स होता है म्यूकोसल इम्यूनिटी का। म्यूकोसल इम्यूनिटी का लिखना एक मिनट, IgA इम्पोर्टेंट सोर्स होता है। आज थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। IgA इम्पोर्टेंट सोर्स होता है म्यूकोसल इम्यूनिटी का। और NCERT ने पता है एक लाइन दी है, माल्ट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू 50% कंस्टिट्यूट करते हैं, वो म्यूकोसल एसोसिएटेड होते हैं। नॉर्मल हमें हल्का सा कफ कोल्ड होता है ना, म्यूकस बन जाता है। एक्चुअली म्यूकस ना अच्छा होता है, क्यों? ये पैथोजन को एक्ट ही नहीं करने दे रहा। म्यूकस तो मेरी बॉडी में बना, क्यों बना म्यूकस? ताकि पैथोजन ऑर्गन को इफेक्ट ना कर सके। म्यूकस ट्रैप करने के लिए होता है, जाके दिखा तू अंदर। तो ये अच्छा है, ये इम्यूनिटी का सोर्स है। और IgA म्यूकोसल इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करता है, इंपॉर्टेंट सोर्स इन म्यूकोसल इम्यूनिटी IgA। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सुन लो, सबसे पहले कोई भी इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, नॉर्मल एडल्ट में, बच्चे में, सबसे पहले जो इम्यूनोग्लोबिन बनता है ना, वो होता है IgM, फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन मेड एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन। क्या होता है? IgM। और सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन जो पाया जाता है बॉडी में, वो कौन होता है? IgG। सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है क्या होता है? IgG। और एलर्जी के टाइम पे जो बनता है वो कौन होता है? IgE। मास्ट सेल बनाते हैं उसको, याद करो, मास्ट सेल बनाते हैं IgE। ये आए हुए क्वेश्चंस है, ये आए हुए क्वेश्चंस है ऑक्सीटॉक्सिन पे। हाँ क्वेश्चन बनता है, बिकॉज आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है ऑक्सीटॉक्सिन की। नॉर्मली ये क्या करता है? यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ये बर्थ के टाइम पे। मिल्क बनाता नहीं है, मिल्क का इंजेक्शन करवाता है। काफ़ी बार क्या होता है, जिनकी खासकर C सेक्शन डिलीवरी होती है तो उसमें ऑक्सीटॉक्सिन नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं होता, तभी तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा। वो ऑक्सीटॉक्सिन हो सकता है